आरजेडी की ओर से सोशल मीडिया पर एक बेहद ही आपत्तिजनक पोस्ट किया गया और इस पोस्ट में सीएम को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसका जवाब जेडीयू ने भी सोशल मीडिया एक्स पर उसी भाषा में आरजेडी को दिया है। दोनों ही पोस्ट में भाषाई मर्यादा तार तार होती दिख रही है। सवाल यही है कि राजनीति का ये कैसा स्तर है। उधर दिखाकर नहीं बोल सकते, उधर दिखा। पिछले 2 दिन से बिहार का सियासी पारा हाई है। सोमवार को बिहार विधान परिषद में तनातनी दिखी। मंगलवार को आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के बीच तू तड़ाक तक हुआ और बुधवार को ये लड़ाई सोशल मीडिया पर पहुंच गई। जहां पहले आरजेडी ने भाषाई मर्यादा को तार-तार किया, तो जेडीयू की ओर से भी संयम बरतने की बजाय उसी भाषा में जवाब दिया गया। हुआ यूं कि आरजेडी की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर एक बेहद आपत्तिजनक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में सीएम को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। आरजेडी की ओर से लिखा गया, जिंदा लाश कुछ समय और अगर गद्दी पर बैठा रहा तो बिहार जिंदा मुर्दा हो जाएगा। इसके बाद जेडीयू ने भी सोशल मीडिया एक्स पर ही आरजेडी को जवाब दिया। जेडीयू ने लिखा, खुद को गलाकर बिहार में जान फूंक दिया, नर्क से निकाल सपनों का बिहार रच दिया। काश ऐसा लाश तुम्हारा बाप भी होता, कम से कम बिहार अपना अस्तित्व तो न खोता। तुम्हारे माँ बाप तो जिंदा थे ना, पर स्वार्थ की आग में उन्होंने बिहार जला दिया, खून चूस कर राज्य को जिंदा लाश बना दिया। सोशल मीडिया पर वार पलटवार के बाद जुबानी जंग भी तेज हो गई है। पार्टी को शब्द के इस्तेमाल सीखने की राजद को जरूरत है। सिखाने वाला अगर हरियाणा का नहीं सिखा पा रहा है तो बिहारी मॉडल तैयार है। एनडीए के नेताओं ने आरजेडी पर पलटवार किया। शब्दों का अगर इतना ही ताकत है तो सदन में बहस करिए, तथ्यों को रखिए, तर्क के साथ बहस करिए। इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर बिहार की गरिमा खराब मत करिए। तो कांग्रेस के नेता आरजेडी के समर्थन में उतर आए। इससे वाहियात घटिया सरकार बिहार ने इससे पहले नहीं देखी। सवाल है कि बिहार में ये कैसी राजनीति हो रही है और अपने आचरण, भाषा और बोली से बिहार के नेता आम जन को क्या संदेश दे रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में अपराधियों के अंत की शुरुआत हो चुकी है। बिहार पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार दबिश दे रही है। पटना सिटी में एक ऐसे ही कुख्यात अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा है। कुख्यात राजीव राय उर्फ सूर्या को एसटीएफ, बिहार पुलिस और डीआईयू ने गंगा किनारे से तब हाफ एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया जब वो नाव चलाने वालों से रंगदारी मांगने पहुंचा था। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा, अपराधियों में दहशत, प्रहार तगड़ा। पुलिस ने निकाली कुख्यात की हेकड़ी। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सलाखों के पीछे जाने या फिर राज्य छोड़ने या अंजाम भुगतने की सलाह दी थी। बिहार पुलिस का एक्शन उसी दिशा में दिख रहा है जिसने अपराधियों में खौफ पैदा कर दिया है। इसका ताजा उदाहरण है कुख्यात अपराधी राजीव उर्फ सूर्या का हाफ एनकाउंटर। अपराध के दम पर दूसरों को डराने वाला सूर्या जब बिहार पुलिस के हत्थे चढ़ा तो सीधे अस्पताल पहुंच गया। पुलिस की टीम यहाँ पे आई, साथ में एसटीएफ की टीम और डीआईयू की टीम भी थी। पुलिस को देखकर उक्त अपराधकर्मी के द्वारा भागते हुए फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें अपराधकर्मी को एक गोली उनके पैर में लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर एटीएफ, डीआईयू और पटना पुलिस ने आलमगंज थाना क्षेत्र में गायघाट गंगा घाट के पास मौजूद राजीव उर्फ सूर्या की घेराबंदी की तो पुलिस की टीम पर उसने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सूर्या के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर एनएमसीएच में भर्ती कराया गया। आज सुबह करीब 5:30 बजे एक अपराधकर्मी जिनका नाम राजीव कुमार और सूर्या डॉन है और ये कई प्रकार के मामलों में इनकी संलिप्तता रही है, जिसमें आर्म्स एक्ट, डकैती, लूट वगैरह है। पुलिस को सूचना मिली कि गायघाट पे नाविक वगैरह से रंगदारी मांगने का काम कर रहे हैं।
कुख्यात राजीव उर्फ सूर्या पर कई संगीन मामले दर्ज। जानकारी के मुताबिक कुख्यात राजीव के खिलाफ 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं। राजीव उर्फ सूर्या के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। अपराधी राजीव राय के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम है। मूल रूप से वैशाली के सुकुमारपुर दियारा का रहने वाला है राजीव राय। इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। ये इन पे 15 से अधिक मामले दर्ज है और इसमें बहुत सारे मामले काफी गंभीर है। एक्सटॉर्शन के मामले है, लूट के मामले है, डकैती के मामले है, आर्म्स एक्ट के मामले है, हत्या के मामले में भी इनकी संलिप्तता हो सकती है, जिसके संबंध में अपने रिकॉर्ड्स हम चेक कर रहे हैं। राजीव राय नाविकों से रंगदारी लेने पहुंचा था, तभी गायघाट तट पर पुलिस ने घेराबंदी कर जिस तरह से दबोचा, वो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में अब अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं और हर अपराधी का यही हश्र होने वाला है। पटना सिटी से न्यूज 18 के लिए मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। तो बिहार में अपराधियों पर हो रही कार्रवाई पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। मनेर से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर एक ही जाति के लोगों को टारगेट कर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है, जिस पर एनडीए नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये लोग जाति से ऊपर नहीं उठ सकते। अपने शासन में जैसा करते थे उनको वैसा ही दिख रहा है। पटना का गायघाट गंगा घाट का इलाका बुधवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और जब गोली चलनी बंद हुई तो जमीन पर पड़ा था कुख्यात अपराधी राजीव राय उर्फ सूर्या। सूर्या नाव चलाने वालों से रंगदारी मांगने आया था, लेकिन पुलिस के साथ एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगी और वो सीधे एनएमसीएच के बेड पर पहुंच गया। पुलिस पर बार बार आरोप लगता है कि वो अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जब कार्रवाई तेज हुई तो साथ में तेज हो गई एक दूसरे तरह की सियासत, और वो है जाति की। जाति के आधार पर यहाँ संरक्षण दिए जाते हैं। मनेर से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर एक ही जाति के लोगों को टारगेट कर कार्रवाई करने का आरोप लगा दिया। हर जाति में अपराधी है तो केवल एक जाति के अपराधी को ही क्यों गोली मारी जा रही है, ये पूछना चाहते हैं सरकार से। भाई वीरेंद्र के आरोप पर एनडीए नेताओं ने तुरंत पलटवार किया और कहा, मुद्दा विहीन विपक्ष कुछ न कुछ आरोप तो लगाएगा ही। जनता ने विधानसभा चुनाव में पूरी जमीन उनकी छीन ली, तो बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। जेडीयू के श्याम रजक ने कहा, जिन लोगों ने जिंदगी भर जाति की राजनीति की वो आज भी उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे। जाति की बात जो लोग करते हैं वो जाति से आज तक उबर नहीं पाए, इसीलिए वो सबसे नीचे हैं। सवाल है कि अपराधियों की जात पर यह कैसी राजनीति। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बिहार में पटना सहित कई जिलों की कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आया है। कोर्ट कैंपस को खाली कराया गया और सघनता से जांच की गई। आए दिन कोर्ट को मिल रही धमकी और उसके बाद सुरक्षा जांच से जहां कोर्ट का कीमती समय बर्बाद हो रहा है, तो वहीं वकीलों के साथ इंसाफ की आस में आए लोगों में भी नाराजगी दिख रही है। बड़ा सवाल है कि आखिर कोर्ट को बार बार धमकी दे कौन रहा है और आरोपी पकड़ा कब जाएगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बिहार में कोर्ट को फिर मिली धमकी। पटना से किशनगंज तक मचा हड़कंप। बम से उड़ाने की धमकी पर अलर्ट। कैंपस हुआ खाली, सतर्क है पुलिस। बड़ा सवाल, धमकी के पीछे किसकी साजिश। पटना का सिविल कोर्ट, गेट के बाहर जुटे वकील, अलर्ट मोड में पुलिस और कोर्ट कैंपस में हर एक जगह की सघनता से ली जा रही तलाशी। दरअसल पटना सिविल कोर्ट को फिर एक बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला जज को ईमेल के जरिए मिली धमकी में कोर्ट को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई।
कोर्ट कैंपस को खाली कराकर पुलिस जांच में जुट गई। शुरुआती जांच में सब कुछ सामान्य पाया गया, लेकिन कोर्ट से जुड़ा मामला था, इसलिए कोई ढिलाई नहीं बरती गई। हालांकि बार बार मिल रही धमकी के बाद भी आरोपी की पहचान तक नहीं होने से वकीलों में प्रशासन के प्रति नाराजगी दिखी। गंभीर बात है, न्यायपालिका पर प्रहार है। न्यायपालिका को चाहिए कि अविलंब जांच करते हुए जो मेल भेजा है उस पर कार्रवाई करे और दोषी को अविलंब सजा दे। प्रशासन के घेरे में रहता है कि नहीं? वो प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? साइबर वाले क्या कर रहे हैं? प्रशासन के लोग आजकल नेतागिरी करने लगे हैं, रोड पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। कौन काम कर रहा है बताइए? आज चौथी पचवीं बार ये घटना हो रही है। आखिर हमारे साइबर क्राइम के लोग जो हैं, वरीय पदाधिकारी हैं, एसपी साहब हैं, डीजीपी साहब हैं, ये लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? कहाँ से ये मैसेज आ रहा है? अपराधी पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? न्यायालय का काम बाधित हो रहा है। पटना से करीब 365 किलोमीटर दूर किशनगंज में भी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मचा रहा। कोर्ट कैंपस में हर आने जाने वाले की सघन तलाशी ली गई। लगातार मिल रही धमकियों से वकीलों में खौफ का माहौल रहा। हालांकि पुलिस मुस्तैद दिखी और हर स्तर पर सुरक्षा का वकीलों को भरोसा दिलाया। उड़ाने की धमकी भी दी गई है, तो उसी की तहकीकात करने के लिए हम लोग आए हैं और सारा कोर्ट कैंपस की तलाशी ले रहे हैं। कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर मिलता है तो उस पर अवश्य कार्रवाई करें। बिहार की राजधानी पटना सहित कई जिलों की कोर्ट को अब तक 5 से अधिक बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हर धमकी के बाद पुलिस कोर्ट कैंपस पहुंचती है, जांच करती है, लेकिन कोई संदिग्ध सामान तक नहीं मिलता। ऐसी धमकी से कोर्ट के काम पर भी असर पड़ता है और दूर दराज से इंसाफ की आस में पहुंचे लोगों में निराशा दिखती है। जरूरत है धमकी के पीछे किनका हाथ है पता लगाने की, ताकि कोर्ट का काम बिना बाधा के चल सके। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और मनोज सिन्हा के साथ किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। मोतिहारी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां चोर गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 7 चोर को गिरफ्तार किया है। चोरी का सामान भी बरामद किया गया। 25 लाख का सोना, चांदी, आभूषण जब्त किए गए हैं। आरोपी पर चोरी के 13 मामले दर्ज हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां चोर गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 7 चोर को गिरफ्तार किया है। चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। 25 लाख के सोना, चांदी, आभूषण जब्त किए गए हैं। और आपको बता दें कि आरोपी पर चोरी के 13 मामले पहले से दर्ज हैं। एक संतोष सैनी है, रहने वाले हैं नंदपुर के मुफस्सी थाना क्षेत्र में, तो वो काफी एक्टिव हैं इन सब कामों में। सूचना संकलन किया गया, तो उनकी गिरफ्तारी हुई यहाँ से पिपरा कोठी से। वाटगंज के आसपास में ये इनके रिलेटिव रहते हैं, तो वहाँ भी रहते थे और एक डेरा भी लिए थे, वहाँ भी रहते थे और ये अपने पूरे गैंग के साथ यहाँ पर रहते थे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखें ज्वेलरी जो आपको नजर भी आ रही होगी। बताया जा रहा है कि एक बड़ा चोर गिरोह यहाँ पर काम करता है और इस चोर गिरोह में 7 चोर जो थे वो शामिल थे। सभी ने ये चोरी की है और ये सभी आभूषण जो हैं पुलिस ने बरामद किए हैं। 25 लाख के सोना चांदी के आभूषण जब्त किए गए हैं और जिन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, पहले से ही 13 मामले उस पर दर्ज हैं। चोर गिरोह पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो दरभंगा एयरपोर्ट से आने वाले दिनों में इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिल सकते हैं। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय झा ने आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने का विषय उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार 18 सितंबर 2024 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने और वाइड बॉडी विमानों के संचालन हेतु रनवे विस्तार का अनुरोध किया गया था और अब इसकी तैयारी जो है वो हो गई है। तो अब अच्छी खबर ये है, जिसमें अब संजय झा ने आज राज्यसभा में ये सवाल उठाया है और अब दरभंगा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो है शुरू हो जाएंगे, ऐसी संभावना है। दरभंगा हवाई अड्डा वर्तमान में
पैसेंजर फुटबॉल बिहार और खास करके उत्तर बिहार और नेपाल के लोगों का सबसे बड़ा जगह है वहाँ से ट्रैवल करने के लिए। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाने से पूरा ट्रेड इकोनॉमी उस क्षेत्र का बदल जाएगा। मखान आजकल सबसे ज़्यादा ग्लोबली डिमांड में है, वहाँ कार्गो के थ्रू वो भी देश और दुनिया में भेजा जा सकता है। अतः मैं माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी जब भी बोलेंगे आरोप लगाएंगे, बेबुनियाद और शर्मीले आरोप लगाएंगे। इससे सदन की गरिमा कम होती है, साथ ही विपक्षी नेता की भी गरिमा कम होती है। उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा। बेफजूल आरोप लगाएंगे, बेबुनियाद शर्मीले आरोप लगाएंगे, जिससे सदन की गरिमा कम होती है और उनके विपक्ष की नेता की भी गरिमा कम होती है। पहले एक बात राहुल गांधी जान लें, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत किसी के आगे भी झुकेगा नहीं। राहुल गांधी जी, आपके सरकार में शर्मल शेख हुआ था ना, आपके सरकार में मुंबई आतंकवादी घटना हुई थी ना, आपकी हिम्मत हुई थी क्या कुछ करने की? लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से लगाए गए आरोपों पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि या तो विपक्ष के नेता को ज्ञान नहीं है या फिर झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। उन्होंने 18% टैरिफ से उद्योग को फायदे का दावा किया है। भाग्य था कि मैं हाउस में नहीं था। या तो एलओपी को ज्ञान नहीं है या झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। ये एक्सपोर्ट में भरम फैला रहे हैं। 18% से मेरे इंडस्ट्री को बहुत सारे फायदे होंगे और इंडस्ट्री से जाके पूछ लीजिए कौन इंडस्ट्री की बात ये कर रहे हैं जिससे इन्होंने बात किया, ये भ्रम फैलाने का। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि केंद्र सरकार किसी के दबाव में काम नहीं करती है। पीएम मोदी लगातार देश हित में काम करते हैं और देश को आगे बढ़ाने में जुटे रहते हैं। ललन सिंह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के आरोपों में कोई दम नहीं है। सरकार कोई दबाव में काम नहीं करती है। मोदी जी आज तक किसी भी धरती में कोई भी व्यक्ति के दबाव में काम नहीं करते हैं। वो देश के हित में काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, इसलिए उस आरोप में कोई दम नहीं। एक आरोप लगाया कि सर मोदी सरकार ने भारत माता को सोल्ड आउट कर दिया। भारत माता का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया है मोदी जी ने। बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां अवैध होर्डिंग और पार्किंग के खेल पर बड़ा एक्शन होगा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आदेश दिया है कि अवैध होर्डिंग्स और पार्किंग माफियाओं पर शिकंजा कसने का आदेश दिया गया है। 24 घंटे में सभी अवैध होर्डिंग्स और पार्किंग हटाने का निर्देश दिया गया। सरकार पटना में होर्डिंग और पार्किंग की समीक्षा करेगी। अवैध होर्डिंग और पार्किंग से बिहार सरकार को बड़ा नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में आदेश दिया गया है समीक्षा करने का। तो पटना से बड़ी खबर बता रहे हैं, अवैध होर्डिंग और पार्किंग पर एक्शन की खबर है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ये आदेश दिया है, जिसके तहत पार्किंग माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। और अगली खबर आपको आरा से बताते हैं, जहां मालखाना में 3 साल से बंद राम दरबार के अष्टधातु के 7 मूर्ति समेत मुकुट के बेलर मिलने के बाद सभी बरामद मूर्ति को मुक्त कर दिया गया। सभी मूर्ति को सीजेएम न्यायालय में 6 लाख रुपए बेल बॉन्ड भरने के बाद कोइलवर थाना से मुक्त किया गया। राम दरबार के सभी मूर्तियों को विधिवत पूजा पाठ के बाद बक्सर के लिए रवाना कर दिया गया है। मूर्ति को मुक्त किए जाने के बाद राम भक्तों में खुशी का माहौल है। दरअसल 21 जनवरी 2023 को बड़की धकाईच के राम जानकी मठ से राम लक्ष्मण सीता
हनुमान, लड्डू गोपाल समेत 7 मूर्तियां और एक मुकुट चोरी कर ली गई थी। चोरी हुई सभी मूर्तियों को 22 जनवरी 2023 को ही अहले सुबह कोइलवर पुलिस ने आरा छपरा मोड़ से बरामद कर लिया था। सिवान में एक बार फिर अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। सिवान शहर के रामराज मोड़ पर सड़क किनारे अतिक्रमण को बुलडोजर से मुक्त कराया गया। एसडीएम आशुतोष गुप्ता, कार्यपालक पदाधिकारी और सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित पुलिस की मौजूदगी में सड़क किनारे अतिक्रमण को हटा दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी रहा। और इस बीच खबर भागलपुर से सामने आ रही है, जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन किया गया है। शाहकुंड बाजार में जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। इस दौरान अवैध तरीके से सड़क किनारे 12 से ज्यादा दुकान और मकान पर पीला पंजा चलाकर ध्वस्त किया गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से सभी दुकानदार और मकान मालिक को नोटिस भेजकर अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश पहले ही दिया गया था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए पीला पंजा आपको गरजता हुआ नजर आ रहा होगा। पीले पंजे के जरिए अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है ताकि जाम से लोगों को निजात मिल सके। एक और झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। समाज के लिए नासूर बन चुके झोला छाप डॉक्टर की एक खबर आई है नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र से। 3 साल की बच्ची के पीठ में ट्यूमर था, जिसका बगैर किसी जांच के इलाज कर दिया गया और गलत इलाज के चलते मासूम की जान चली गई। नवादा में एक झोला छाप डॉक्टर ने इलाज के नाम पर 3 साल के बच्चे की जान ले ली। घटना अकबरपुर थाना क्षेत्र के पचरुखी गांव की है। बताया जाता है कि दिनेश रविदास नाम के व्यक्ति की 3 साल की बच्ची की पीठ में ट्यूमर था, जिसका इलाज करने के नाम पर गांव के ही झोला छाप डॉक्टर बबलू कुमार ने अपने घर पर ही मासूम का ऑपरेशन कर दिया। गलत दवा दिए जाने से बच्ची की जान चली गई। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए आरोपी फिलहाल फरार बताया जाता है। बोले सर पूरा रिपोर्ट है, रिपोर्ट को देख को इलाज कीजिए। तो डॉक्टर बोला हाँ ठीक है, हम देख लिए, सब अच्छा कर देंगे। और सुई लगाने के बाद में बच्चा का होश अभी तक नहीं आया। और बच्चा ले गया हॉस्पिटल में, बिना चेकअप के बाद चेकअप नहीं किया और हॉस्पिटल से घर भिजवा दिया। मिली जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान कई सुई लगाए जाने के बाद बच्ची की स्थिति बिगड़ी और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। ये जो है बहुत सर्वनिंदनीय है एवं हमारे प्रखंड के लिए बहुत ही घातक है। इस तरह का जो है नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने विभाग को जो है लेटर भी लिखा है कि अवैध संचालित जितने भी नर्सिंग होम है उसकी सूची बना करके अविलंब जो है विभाग को सूचित किया जाए एवं इसमें कार्रवाई किया जाए। वहीं अकबरपुर पुलिस इस मामले की जानकारी नहीं होने की बात कह रही है, पर इस घटना से ऐसे झोला छाप डॉक्टर पर कई सवाल सुलगते हुए खड़े हो रहे हैं। बिना डिग्री कोई डॉक्टर ऑपरेशन कैसे कर सकता है? इलाज के नाम पर मौत का खेल कब तक चलेगा? ऐसे जानलेवा डॉक्टरों पर कब होगी कार्रवाई? न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना से बड़ी खबर है, शिक्षक गुरु रहमान को धमकी मिली है। कोचिंग में घुसकर गोली मारने की धमकी दी गई है। गुरु रहमान ने पीरबहोर थाने में इसकी शिकायत की है। धमकीबाज की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। कोचिंग बंद करने की धमकी दी गई। पुलिस से लगाई गई है सुरक्षा की गुहार और घटना के बाद गुरु रहमान का पूरा परिवार खौफ में है। न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन है वो शख्स जिसने धमकी दी है? देखिए शिप्रा, गोपाल मार्केट में गुरु रहमान जो है कोचिंग संचालन करते हैं और वहीं पर शाम 4 बजे में एक शख्स जो है अचानक उनके कोचिंग संस्थान में पहुंचता है और कार्यालय में प्रवेश करने के बाद गुरु रहमान को पहले धमकी देता है और उसके बाद गोली मार देने की बात करता है। इतना ही नहीं, गुरु रहमान ने जब विरोध किया तो कहा आपका कोचिंग बंद करवाएंगे और तभी हम मानेंगे। और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं छात्रों ने उसको बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन लगातार वो डटा रहा और बार बार गोली मारने की बात कहा। हालांकि पूरे फुटेज
गुरु रहमान ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है और सीसीटीवी में भी कैद है। जिसके बाद पीरबहोर पुलिस को सारी घटना की जानकारी दी गई है और आवेदन देने के बाद पुलिस से पूरे मामले पर कार्रवाई करने की मांग की गई है और साथ ही जान माल के सुरक्षा की गुहार भी लगाई गई है, क्योंकि घटना के बाद कोचिंग संचालन को लेकर भी एक डर है मन में और उसके अलावा जो गुरु रहमान का परिवार है वो भी डरा सहमा हुआ है। ये तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं रजनीश। सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर ये जो गमछा लेकर जो शख्स उतर रहा है, शायद यही वो धमकीबाज है जो खबर है। रजनीश, क्या पहले से गुरु रहमान इनको जानते हैं? पहले कोई विवाद दोनों के बीच में हुआ था, ऐसी कोई खबर? हमने ये सवाल किया कि क्या कभी आपका ताल्लुकात रहा है, कोई छात्र रहा है पूर्व का, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि ये शख्स कभी मेरा छात्र नहीं रहा है, ना ही ये हमसे कभी मिला था। और अचानक ये कोचिंग में प्रवेश करता है, हालांकि भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, भिखना पहाड़ी के पास है ये गोपाल मार्केट, और वहां पर ये प्रवेश करता है फर्स्ट फ्लोर पर और वहां पर जाकर ये गोली मारने की धमकी देता है। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मामला है, ऐसे में एसएसपी को भी जानकारी मिल गई है और पीरबहोर पुलिस अभी फिलहाल क्या एक्शन लेगी इस पर सभी की नजर है। शिप्रा। रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बड़ी खबर आपको आरा से बताते हैं, जहां तलाक केस में ज्योति सिंह आरा सिविल कोर्ट स्थित कुटुंब न्यायालय में पहुंची। पवन सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे। उनके वकील ने बताया कि वो अस्पताल में भर्ती हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। इधर जज के सामने आज ज्योति सिंह ने कहा कि मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूं। कोर्ट में ही ज्योति सिंह ने पवन सिंह का थोड़ी देर इंतजार किया, वो नहीं पहुंचे। इसके बाद ज्योति सिंह कोर्ट से भावुक होकर बाहर निकली। तलाक से जुड़े इस मामले में कोर्ट में सुलह की प्रक्रिया जारी है, ताकि दोनों पक्ष आपसी मतभेद को खत्म कर किसी समझौते पर मामला पहुंच सके। सिंह जी का तबीयत खराब हो गया है, हॉस्पिटलाइज है, इसलिए नहीं आए हैं। इसलिए एक डेट पड़ा 24 तारीख को, 24/2 को। आज रिकॉन्सिलेशन के इशू पर था, आज बातचीत करने के लिए। ज्योति सिंह आई लेकिन पवन सिंह नहीं आई, इसलिए रिकॉन्सिलेशन नहीं हुआ। 24 तारीख को डेट पड़ा है। रामानंद बाबू की तीसरी पुण्यतिथि पर बेगूसराय के केशावे में बड़ा आयोजन किया गया और इसमें 1000 से अधिक लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग दी गई। इसमें स्कूली बच्चे भी शामिल रहे। सभी को आपात स्थिति में हार्ट अटैक की हालत में जान बचाने के गुर बताए गए। इस दौरान मुफ्त जांच और काउंसलिंग की भी व्यवस्था रही और प्रशिक्षण के बाद लोगों को प्रमाण पत्र भी दिया गया। इसके जरिए 15 करोड़ लोगों को सीपीआर सिखाने का अभियान तय किया गया। इसमें गुरु रहमान को ऑनेस्टी अवार्ड मिला, जबकि डॉक्टर निशांत रंजन और डॉक्टर अशित स्वास्थ्य नायक बने।